आज के इस लेक्चर के अंदर हम मिड टर्म एग्जामिनेशन 2023 टू 24 क्लास 11th के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 1 मार्क के क्वेश्चन से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। आपसे पूछा गया है कि मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और वेट परसेंटेज में से कौन सी टर्म है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट आपके पास है। तो देखो, सही आंसर आपके पास क्या है, फर्स्ट का बी, मतलब मोलैरिटी आपके पास क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। बाकी तीनों जो आपके पास कंसंट्रेशन की टर्म्स हैं, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट आपके पास है। अब देखिए, क्यों मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, क्योंकि जब आप मोलैरिटी की डेफिनेशन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मास है, नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और वॉल्यूम आपके पास क्या होती है, आपके पास लीटर के अंदर ली गई है, और वॉल्यूम क्या होती है, हमेशा टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। मास क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर एक टर्म आपके पास टेम्परेचर डिपेंडेंट की आ गई तो ओवरऑल मोलैरिटी भी क्या हो जाएगी, आपके पास टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगी। तो ध्यान में रखना है, इस वॉल्यूम की वजह से आपके पास जो मोलैरिटी होती है वो आपके पास क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ द कार्बन इज बर्न इन द एयर। इसने बोला है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा, क्योंकि बर्निंग बोला है एयर के अंदर, तो इसका मतलब कार्बन का जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब देखो, इसने क्या बोला कि 1 मोल कार्बन जब आपका एयर में बर्न होता है तो आपको बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी अमाउंट आपके पास प्रोड्यूस्ड होती है। तो ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, कि आपके पास अगर 1 मोल कार्बन आपका 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो 1 मोल क्या प्रोड्यूस्ड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होती है। और क्वेश्चन के अंदर इसने क्या बोला है आपसे, यहाँ पर 1 मोल के बारे में ही बात की है। तो इसका मतलब जब 1 मोल कार्बन आपके पास रिएक्ट करेगा तो आपके पास क्या बनेगा, 1 मोल आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बनेगी। अब देखो, अगर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, आपको पता है कि 1 मोल आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसके इक्वल होती है, मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के इक्वल होगा। 1 मोल हमेशा मोलर मास के इक्वल होता है। तो इसका मतलब CO2 का मोलर मास कितना होता है, कार्बन का आपके पास 12 रहेगा, आपके पास एक ऑक्सीजन का आपके पास 16 होता है, 2 का 32 हो जाएगा, तो 12 32 कितना हो जाएगा, 44 ग्राम आपके पास यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होगी। तो अगर आप सही आंसर देखेंगे, सेकंड का सही आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, सी आपके पास सेकंड का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सबशेल इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। आपको बताना है कि अगर मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं सबशेल के अंदर तो किस फॉर्मूले से निकालते हैं। याद होगा आपको, हम क्या पढ़ते हैं, 4s+1 रूल आपके पास पढ़ते हैं। 4s+1 से आपके पास क्या निकलता है, सबशेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थर्ड का ए आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश बाय। इसने बोला है कि सेम ऑर्बिटल है, मतलब एक, मान लिया एक से इस ऑर्बिटल की हम बात कर रहे हैं। अब इस ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑब्वियस सी बात है, एक अगर क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा क्या होना चाहिए, आपके पास एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। दोनों डिफरेंट होंगे क्योंकि क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता। आपके पास अगर सेम आपके पास शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, सेल की सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल सेम है, और ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन अगर रहेंगे तो सभी क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। इसलिए हम क्या कहते हैं, एक आपके पास क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो ये किससे डिस्टिंग्विश होता है, ऑब्वियस सी बात है, किससे होगा, स्पिन आपके पास क्वांटम नंबर से होगा, क्योंकि एक की स्पिन क्या है, +½ है, एक की स्पिन आपके पास कितनी है, -½ है। तो आप बोलोगे 2 electrons occupying the same orbitals are distinguished by the spin orbital और spin quantum number आपके पास। अगला क्वेश्चन देखिए, which of the following series of the transition in the spectrum of hydrogen atom fall in the visible region।
इसने बोला है कि कौन सी ट्रांजिशन इन चारों में से ऐसी है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर जहां पर आपके पास जो विजिबल रीजन के अंदर अंडर में आएगी। तो विजिबल रीजन के अंदर में कौन सी आती है? इन चारों में से हमेशा बाल्मर सीरीज है वो विजिबल रीजन के अंदर आएगी। तो फिफ्थ का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपके पास बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपको बोलता है इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s2, आपके पास क्या है 5s2 5p4 कॉरस्पॉन्ड टू द एलिमेंट प्रेजेंट इन। देखिए आपके पास देखो 5 है, आपके पास n की वैल्यू 5 है आपके पास, तो n किसको बताता है? n की वैल्यू 5 है, इसका मतलब क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपके पास 5 है। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 आपके पास है, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चा? आपके पास पीरियड नंबर 5 की बात हो रही है, ठीक है। और पीरियड नंबर 5 के अंदर जब आप 5s2 5p4 की बात करोगे तो देखो p4 है, p4 किसकी है? ऑक्सीजन फैमिली के अंडर में आएगा ना आपके पास p4। अगर आप ऑक्सीजन की लिखोगे तो आपके पास क्या होता है? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p4 आपके पास होती है, तो लास्ट में क्या आता है? p4 आता है। तो फिफ्थ ऑर्बिटल के अंदर आपके पास p4 है, किस फैमिली का होता है? ऑक्सीजन फैमिली का है। अगर आप सीधा सा यहाँ पर आपके पास देखो ग्रुप और पीरियड दोनों लिखे हैं, अगर सिर्फ ग्रुप की बात करता तो आप p4 से आप पता लगा सकते थे। अगर यहाँ पर 5 दिया है इसका मतलब ये पीरियड की बात कर रहा है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ग्रुप 16 की बात हो रही है और आपके पास पीरियड नंबर 5 की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास बोलता है बेरिलियम प्लस 2 इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। आपको बताना है बेरिलियम 2 पॉजिटिव है, वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक इन 4 ऑप्शन में से किसके साथ है? अब देखिए बेरिलियम के अंदर क्या होता है बच्चा? आपके पास 4 एटॉमिक नंबर होता है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपके पास अगर 4 इलेक्ट्रॉन टोटल हैं, उसमें से 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब देखो इन चारों में से जिसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास रहेंगे, जहां पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है जहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास सेम होते हैं। तो देखो सबसे पहले हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, +1 आपके पास चार्ज है, तो 1 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, टोटल कितना बना? 0 बना, तो इसका मतलब ये गलत आंसर है। अगला देखो लिथियम पॉजिटिव है, लिथियम के अंदर ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3 एटॉमिक नंबर होता है, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस चार्ज है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को कम किया गया है, तो इलेक्ट्रॉन कितने बने? 2 बने। तो देखो बेरिलियम 2 पॉजिटिव के अंदर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 थे, लिथियम पॉजिटिव के अंदर भी 2 आए, तो इसका मतलब 7th का सही आंसर आपके पास क्या होगा? सी आपके पास होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपको बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट साइज। आपको बताना है सबसे बड़ा साइज किसका आपको होता है। अब देखो यहाँ पर अगर देखो यहाँ आपके पास या तो न्यूट्रल एटम है या फिर आपके पास कैटायनिक स्पीशीज है। ध्यान में रखो, अगर आपके पास न्यूट्रल हो, ठीक है, कैटायनिक हो या फिर आपके पास एनायन, ये 3 तरह की वैरायटी आपको देखने को मिलती है। अगर एनायन है तो एनायन का साइज हमेशा सबसे बड़ा होता है। उसके बाद आपके पास क्या होता है? न्यूट्रल एटम का होता है, फिर आपके पास कैटायनिक का होता है। एनायनिक का मतलब है नंबर ऑफ गेन, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास साइज क्या रहेगा? उसकी वजह से ज्यादा रहेगा। फिर न्यूट्रल का रहेगा, कैटायन के अंदर का मतलब, कैटायन का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स को बाहर किया गया है, ठीक है। तो अगर मैं सोडियम पॉजिटिव की बात करूंगी तो सोडियम का बड़ा साइज है। मैग्नीशियम और आपके पास मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की बात करूंगी तो मैग्नीशियम का साइज बड़ा है, ठीक है। अब आप देखो आपके पास एक सोडियम है और मैग्नीशियम है, पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर हम देखते हैं तो क्या होता है? सोडियम का साइज क्या है? मैग्नीशियम से बड़ा होता है, ठीक है। तो आपके पास सही आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम, मतलब 8th का ए आंसर आपको देखने को मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट हैव द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें ये बोलता है आपके पास कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। अब देखो पहले हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझ लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अगर हम देखें कि किसके बीच में होती है, तो आपके पास सिर्फ 3 एटम है जहां पर हाइड्रोजन सिर्फ 3 एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है, या तो ऑक्सीजन,
या फिर फ्लोरीन, या फिर आपके पास नाइट्रोजन। अगर इन तीन के साथ है तो आप क्या बोलोगे कि आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। अब देखिए, अगर आप NH3 की बात करते हैं, NH3 के अंदर देखो नाइट्रोजन आपके पास है, ठीक है, और आपके पास नाइट्रोजन एक मॉलिक्यूल है, दूसरा नाइट्रोजन आपके पास अमोनिया है, तो ये नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन दोनों के बीच में क्या बनेगा, आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। सेम वे के अंदर देखो वाटर आपके पास है, ये आपके पास वाटर है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बनेगी। HF है आपके पास, एक HF है, ये HF है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन है, इसके बीच में आपके पास बन रहा है। तो अगर आपके पास मीथेन है, मीथेन के अंदर कार्बन है, कार्बन के साथ कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं क्रिएट होती है, तो आपसे क्वेश्चन के अंदर डज नॉट हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूछा गया था, इसका मतलब 9th का C आंसर था, वो आपके पास करेक्ट आंसर था। अगला देखिए, आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैरामैग्नेटिक, आपको बताना है कि H2, F2, N2 और O2, जब हम MOT डायग्राम को करते हैं तो वहां पर ये याद भी कराया जाता है, अदरवाइज हम MOT डायग्राम के थ्रू इसको देख भी सकते हैं कि कौन सा पैरामैग्नेटिक बनेगा, कौन सा आपके पास डायामैग्नेटिक बनेगा। तो याद रखना है आपको, ऑक्सीजन बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है और बार बार क्वेश्चंस के अंदर रिपीट होता है आपके पास कि ऑक्सीजन है वो हमेशा क्या होती है, पैरामैग्नेटिक नेचर की होती है, बाकी सारे क्या हैं, डायामैग्नेटिक के हैं। तो 10th का आपके पास क्या हो जाएगा, डी आंसर आपके पास हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइन एटम इन द फॉस्फेट आयन, मतलब P4 PO4 3 नेगेटिव आपके पास है, इसके अंदर अंडरलाइन फॉस्फोरस के ऊपर किया गया है, इसका मतलब आपको फॉस्फोरस का क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर आपको बताना है। तो देखो बच्चा कैसे निकालते हैं, आप क्या करेंगे, जिसका हमें फाइंड आउट करना होता है उससे हम क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं, उसके बाद प्लस का साइन आएगा। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन क्या है यहाँ पर, ऑक्साइड की तरह ऑक्साइड है इसके अंदर। अब ऑक्साइड है जो ऑक्सीजन, उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, हमेशा -2 चार्ज होता है, तो अगर मैंने एक ऑक्सीजन की बात की तो -2 चार्ज, अगर 4 ऑक्सीजन है तो मल्टीप्लाई 4 आपने किया, और इक्वल टू करके जो ये ओवरऑल चार्ज आपके पास है वो आपको लिखना होता है, मतलब इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 आपके पास हो जाएगा। अब सोल्व करो, x 4 दूनी कितना होगा, 8 आपके पास, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा, x -8 इक्वल टू -3, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3, -8 इधर जाएगा तो क्या बनेगा, +8, ओवरऑल साइन किसका आएगा, +5 का, तो मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, +5 आ गई। इसी तरह से 11th का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन द फॉलोइंग रिएक्शन, आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताना है कि आयरन का लेफ्ट से राइट में किस तरह से चेंज हो रहा है। तो देखो बच्चा, अगर मैं लेफ्ट में बात करूंगी तो आपके पास Fe2O3 है, ठीक है, बाकी सब छोड़ दो क्योंकि आयरन की बात की गई है। राइट में क्या है, आपके पास सिंपल आयरन है। अब देखो यहाँ पर क्या है, आपके पास सिंपल एटम आपके पास है, और जितने भी आपके पास नोबल एलिमेंट्स होते हैं, आपके पास सिंपल एटम अगर कहीं पर लिखा गया है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब राइट वाला फिक्स हो गया, वो 0 है। अब देखो अगर मैं आंसर में देखूंगी, आपका एक पे +3 है, मतलब सी तो आपका गलत आंसर होगा। अब आंसर जो होगा वो ए, बी और डी में से आपके पास होगा, मतलब अब आपको Fe2O3 का आपको आंसर निकालना है। अब देखो यहाँ पर फिर से यही चीज करनी है, जिसका हमें निकालना है उसे हम क्या करेंगे बच्चा, x मान लेंगे, ठीक है। अब देखो अगर मैंने एक आयरन का x माना है तो यहाँ पे आयरन कितने हैं, 2, तो आपके पास कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो प्लस में आपके पास होगा, अब एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, अब 3 ऑक्सीजन है तो क्या हो जाएगा, ×3 इक्वल टू ओवरऑल चार्ज कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, 0 है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2x माइनस में 6 इक्वल टू 0, मतलब 2x इक्वल टू 6, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आपके पास आ गई। इसका मतलब जो चार्ज है आपके पास है वो +3 से कितने पे कन्वर्ट हो रहा है, 0 पर हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, आयरन का रिडक्शन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर 12th का क्या हो जाएगा, डी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे बोलता है 4 क्वेश्चंस
13 to 16, two statements are given, one label as assertion and other label as reason. Select the correct answer to these questions from the code ABCD as given below. अब देखो यहाँ पर चार आपके पास है, या तो ए असर्शन और रीजन ठीक है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। दूसरे में है बी ऑप्शन में ए और आर है, दोनों ठीक है लेकिन रीजन सही नहीं दिया गया है असर्शन की एक्सप्लेनेशन के लिए। सी के अंदर ए ठीक है और आर क्या है, गलत है। डी के अंदर ए गलत है और आर क्या है, ठीक है। इन चारों में से कोई एक आंसर होगा जब आप क्वेश्चन नंबर 13 टू 16 पर जाते हैं। ठीक है, असर्शन रीजन के क्वेश्चन है आपके पास। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 पर आपको बोलता है द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन गिव 18 ग्राम ऑफ वाटर। पहले तो कंबशन हो रहा है तो हम क्या करेंगे, रिएक्शन को लिखकर देखेंगे। अब देखिए मीथेन का कंबशन है मतलब CH4 मीथेन हो गया, कंबशन का मतलब आपने ऑक्सीडेशन कराया है। ठीक है, तो जब इसमें करोगे रिएक्शन के अंदर तो क्या बनता है, CO2 प्लस में वाटर बनता है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, रिएक्शन को बैलेंस करना। अब सबसे पहले हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपके पास कार्बन 1 है, यहाँ पर भी कार्बन 1 है। यहाँ देखो हाइड्रोजन 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है। तो इसका मतलब आपको वाटर का क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही आप करोगे आपके पास कार्बन तो 4 हो गए लेकिन ऑक्सीजन क्या हो गए, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, कितना हो गया 4, यहाँ 2 है तो आपने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। अब ध्यान से देखेंगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या है, बिल्कुल बैलेंस आपके पास है। ठीक है, अब बैलेंस होने के बाद आपको ये देखना है कि कितना मीथेन कंबाइन करता है, कंबशन करता है और कितना वाटर आपके पास रिलीज करता है। इसका मतलब क्या है कि जब आपने 1 ग्राम 1 मोल आपने मीथेन का आपने कंबशन किया, ऑक्सीडेशन कराया, तो आपके पास 2 मोल क्या बन रहे हैं, वाटर के बन रहे हैं। ठीक है, 1 मोल मीथेन का मतलब है 12 + 4 मतलब 16 आपके पास ग्राम। मतलब जब 16 ग्राम आपके पास मीथेन रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ तो 2 मोल वाटर बनता है। मतलब आपके पास 16 + 2 18, 1 मोल का हो गया, 2 मोल का कितना हो गया, 36 हो गया। तो जब आपके पास 16 ग्राम आपके पास कंबाइन करेगा मीथेन तो वाटर कितना बनेगा, आपके पास 36 बनेगा। लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, 18 ग्राम दिया है। इसका मतलब असर्शन क्या दिया गया है, गलत दिया गया है। और असर्शन अगर आपके पास गलत है, ठीक है, आपके पास तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बनता है ABCD में से, वो आपके पास क्या है, D है। मतलब असर्शन गलत है तो ऑब्वियस सी बात है जो रीजन दिया होगा वो सही दिया होगा। एक बार हम चेक भी कर लेते हैं। इन द कंबशन ऑफ मीथेन वाटर इज वन ऑफ द प्रोडक्ट। ऑब्वियस सी बात है, अभी अभी हमने रिएक्शन देखी है कि जब मीथेन का कंबशन करते हैं तो वाटर एज अ साइड प्रोडक्ट आपके पास निकलता है। तो इसका मतलब रीजन क्या दिया गया है, ठीक दिया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 13 का D आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर बोलता है द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन द पोटेशियम एटम एंटर्स इनटू द 4s सबशेल नॉट 3d ऑर्बिटल। ठीक है, देखिए पोटेशियम क्या होता है, सोडियम के बाद क्या आता है, पोटेशियम आता है। ठीक है, सोडियम का देखो आपके पास क्या होता है, 11 इलेक्ट्रॉन आपके पास होते हैं। टू आपके पास 1s2 2s2 2p6 और आगे क्या आता है 3s1, 2 2 4 4 और 6 10 और 1 11 टोटल। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होता है 2p6 3s1 आपके पास है। तो पोटेशियम अगर सोडियम का 3s1 है तो पोटेशियम के क्या होगा 4s1 है। तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 4s के अंदर जा रहा है, ना कि 3d के अंदर जा रहा है। ठीक है, या फिर ये आंसर आप सीधा सा भी निकाल सकते हो कि आपके पास जो पोटेशियम होता है वो s ब्लॉक का एलिमेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन s में ही जाएगा, d के अंदर तो जाएगा ही नहीं। तो इसका मतलब असर्शन क्या दिया गया है, सही दिया गया है। ठीक है, रीजन देखिए N+L रूल इज फॉलोड फॉर डिटरमाइनिंग द सबशेल ऑफ लोअर एनर्जी स्टेट। एनर्जी किसकी कम है किसकी ज्यादा है आपके पास, वो किससे निकालते हैं, N+L रूल से निकालते हैं। बिल्कुल सही बात है, और सेशन भी ठीक है आपके पास, रीजन भी ठीक है। और जो
लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात की गई है, किस में जा रहा है, किस में नहीं जा रहा है, मतलब 3D में जाएगा, 4s में जाएगा, ये सब क्या बताता है, एनर्जी लेवल्स के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, किस में बाद में जाएगा, मतलब n+l रूल इसको एक्सप्लेन करता है। तो अगर मैं 14th की बात करूंगी तो सही आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो 14th का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। 15th देखिए, 15th में बोलता है, द असर्शन ने बोला है आयनिक रेडियाई ऑफ Cl इज स्मॉलर देन आपके पास क्लोरीन। गलत बात है। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि अगर कोई एनायन दिया गया है, एनायन हमेशा बड़ा होता है क्लोरीन से, सिंपल एटम से। तो अगर आपके पास एनायन बड़ा है तो इसका मतलब इसकी रेडियाई भी तो बड़ी होगी ना बच्चा। तो इसका मतलब असर्शन क्या दिया गया है, गलत दिया गया है। और असर्शन गलत होने का सिर्फ एक ही ऑप्शन आता है, वो आपके पास क्या है, डी है। ठीक है, बाकियों को एक बार रिमूव कर देती हूँ यहाँ से ताकि थोड़ी खिचड़ी सी कम दिखे। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहां पर असर्शन को गलत दिखाया गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है आपको, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। बिल्कुल सही बात है। कौन बताता है, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको कहता है कि आपको साइमल्टेनियसली हम किसी भी आपके पास इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ नहीं निकाल सकते। इसका मतलब असर्शन क्या है, ट्रू आपके पास है। ठीक है, और रीजन क्या कहता है, द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम इज क्लियरली डिफाइंड। बिल्कुल भी क्लियरली डिफाइन नहीं होता है आपके पास पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब रीजन क्या है, गलत दिया गया है। और ऐसा एक ही आपके पास ऑप्शन कहता है, वो आपके पास सी है कि असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। तो ये सेक्शन ए आपके पास है जहां पर आपको 16th क्वेश्चन दिए जाते हैं बच्चा, और सारे के सारे क्वेश्चन है वो 1 मार्क के आपके पास है। इसके बाद हम सेक्शन बी की तरफ बढ़ेंगे।